और अब फटाफट रुख करते हैं उन टॉप 5 खबरों का जो आज हमारे रडार पर रहने वाली हैं, यानी कि जिनके बारे में हम आपको अगले 3 घंटे में विस्तार से बताने वाले हैं। तो पहली खबर कौन सी है? पहली खबर है वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, एक एक डिटेल आपको बताएंगे। और साथ ही बता दें, वक्फ कानून पे ममता बनर्जी मुस्लिम प्रतिनिधियों से आज मुलाकात करने वाली है। बेहद अहम ये मुलाकात मानी जा रही है। इसके बारे में पूरी अपडेट आपको देंगे। तीसरी बड़ी खबर, रॉबर्ट वाड्रा से आज फिर से ईडी पूछताछ करेगी। कितने बजे पूछताछ होगी, क्या क्या सवाल जवाब हो सकते हैं, कल 6.5 घंटे की पूछताछ में क्या हुआ था, तमाम पहलुओं पर बात होगी आगे। और आज की 5 स्टोरीज में चौथी टॉप स्टोरी रहेगी नेशनल हेरल्ड मामले में राहुल और सोनिया पर एक्शन के बाद ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन जो कांग्रेस करने वाली है वो, जिसके बारे में आज हम आपको पूरी डिटेल लगातार देते रहेंगे। और पांचवी जो बड़ी खबर है वो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी है। दरअसल बीएमसी चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने राज ठाकरे से मुलाकात की है। इस मुलाकात के मायने क्या हैं, बताएंगे आपको आगे। तो सबसे बड़ी खबर और सबसे पहली खबर आपको बता दें, वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी हुई है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दोपहर 2 बजे ये सुनवाई शुरू होगी। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच सुनवाई करेगी। इन याचिकाओं में संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है। बता दें आपको, असदुद्दीन ओवैसी ने ये याचिका दायर की है। साथ ही इसे मनमाना और मुस्लिमों से भेदभावपूर्ण बिल बताया जा रहा है। कांग्रेस, आप, डीएमके, सीपीआई जैसी पार्टियों के नेताओं ने वक्फ कानून को चुनौती दी है। कुल 72 याचिकाएं हैं जिनके लिए आज सुनवाई लिस्ट की गई है, लेकिन वही कानून के समर्थन में भी कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। तो इस पर आज बेहद अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में। तो 3 जजों की बेंच आज इस अहम मसले पर सुनवाई करने जा रही है। तो अब आपको हम रूबरू करवाते हैं उन जजेस से जो इस बेंच में शामिल हैं। तीनों के नाम आपके सामने हैं। आपको बताएं कि सीजेआई संजीव खन्ना इस बेंच में शामिल हैं। इसके अलावा जस्टिस संजय कुमार भी इस बेंच का हिस्सा हैं और जस्टिस के विश्वनाथन भी इस सुनवाई में शामिल हैं। और अब उन दलीलों पर जरा गौर कर लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए जो इस कानून के खिलाफ दी जा रही हैं। ये कानून मुसलमानों के खिलाफ है। सबसे बड़ी दलील ये दी गई है, शत्रुतापूर्ण भेदभाव इसमें किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन किया गया है। मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप हो रहा है इस कानून के जरिए। ये बदलाव वक्फ के मूल उद्देश्यों को कमजोर करेंगे, ऐतिहासिक वक्फ के अस्तित्व को खतरे में डालेंगे। तमाम दलीलें दी जा रही हैं। वक्फ संपत्तियों को सरकारी संपत्ति में बदल देंगे, ऐसी आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। उन आशंकाओं को लोगों के बीच बांटा भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है। बहरहाल इस कानून में क्या है क्या नहीं है, इन तमाम पहलुओं पर आज सुनवाई होने जा रही है। और कानून के समर्थन में क्या दलीलें हैं, अब जरा ये भी सुन लीजिए। और दलील नंबर 1 ये है कि सभी स्टेक होल्डर्स के साथ व्यापक चर्चा की गई है इस मामले को लेकर। हवाई कानून नहीं है। जेपीसी हुई थी, उसमें बैठक हुई थी, तमाम पक्षों को सुना गया था। उसके बाद जेपीसी की रिपोर्ट आई, संसद में 20 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई, उसके बाद यह कानून पास हुआ। कानून का मकसद वक्फ बोर्ड में सुधार करना है। अक्सर आरोप लगते रहे वक्फ बोर्ड के ऊपर कि वहां पर पारदर्शी चीजें नहीं हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने कब्जा कर लिया है। उसी के खिलाफ ये दलील यहां पर दी गई है। धार्मिक मामलों के मैनेजमेंट में दखल नहीं होगा, ये बार बार साफ किया गया है। कानून जिस पर चर्चा हो रही थी उस समय भी संसद में बात कही और उसके बाद भी बात कही गई। किसी धर्म विशेष की प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं है। जो एक भय दिखाया जा रहा है कि इससे धर्म में हस्तक्षेप होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह दलील इस कानून के पक्ष में दी जा रही है। नया कानून संविधान सम्मत है और न्यायपूर्ण है, ये गारंटी भी इसके समर्थन में दी जा रही है। वक्फ संपत्तियों की सही तरीके से देखभाल होगी, उनका ठीक से मैनेजमेंट होगा, वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगेगी, ये भी दलील इसमें दी जा रही है। तो सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं और तमाम पहलुओं पर जानकारी देने के लिए। 72 याचिकाएं, देश भर से अलग अलग याचिकाएं इसमें दाखिल हुई हैं। आशीष, इन याचिकाओं का लब्बो लुबाब क्या है? क्या सब एक सुर में केवल असंवैधानिक बताकर इसका विरोध कर रहे हैं, या कुछ ऐसे कानून के हिस्से हैं जिनको विशेष तौर पर हाईलाइट किया गया इन याचिकाओं में? ये देखिए, ये दोनों तरह की याचिकाएं हैं। जो चुनौती दी गई है वो भी इसमें शामिल हैं, और जो
इसके पक्ष में बचाव करती हैं वो भी इसमें शामिल हैं। दोनों तरह की याचिकाएं शामिल हैं। खास बात ये भी है कि 6 बीजेपी के राज्य भी यहाँ पर पहुँचे हैं, राज्य सरकारें यहाँ पर पहुँची हैं जो बीजेपी की जहाँ पर सरकार है, और वो कह रहे हैं कि ये ऐतिहासिक कानून है जो संशोधन हुआ है और इसको बरकरार रखना चाहिए, उसका बचाव कर रही हैं। और इसके अलावा वो इस मामले में पक्षकार बनने की मांग भी सुप्रीम कोर्ट से कर रही हैं। वो कह रही हैं कि जो ये एक्ट है इसको लागू राज्यों में किया जाएगा और जो भूमि है, जो ज़मीन का मामला है, वो राज्य के अधिकार क्षेत्र का विषय है संविधान के तहत। तो ऐसे में उसकी बात सुनना बहुत ज़रूरी है इस मामले में। और ये जो याचिकाएं हैं ये काफ़ी अहम इसलिए भी हैं कि जो हम बात कर रहे हैं, जो विपक्ष जो था इस पूरे मुद्दे पर, वो पूरा का पूरा विपक्ष जो है संसद के बाद अब जो कानूनी लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी आ गया है। कांग्रेस, जेडीयू, डीएमके, सीपीआई, तमाम जो पार्टियां हैं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, वो भी यहाँ पर पहुँची है। तमाम आम आदमी पार्टी के अमानुल्लाह खान यहाँ पर पहुँचे हैं। तो जो भी अमानुल्लाह खान यहाँ पर पहुँचे, तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष में हैं वो तमाम यहाँ पर पहुँची हैं। धार्मिक जो संगठन है, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत उलेमा हिंद हो, समस्त जमीयत जो केरला का है वो यहाँ पर हो, कुछ मस्जिद कमेटियाँ भी हैं, कुछ इंडिविजुअल लोग भी हैं, कुछ NGOs भी हैं, वो तमाम यहाँ पर पहुँचे हैं। और बहुत सारी याचिकाओं में ये भी मांग की गई है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट पूरा फैसला न कर दे तब तक इस कानून के लागू होने पर रोक लगाई जाए। हालांकि ये कानून अब लागू हो चुका है, 8 अप्रैल से सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लेकिन आशीष, इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर एक बिल पास हो चुका है, अगर एक कानून बन चुका है, तो उस पर ऐसी याचिका करना क्या ये सही है? और अगर ऐसा होता है तो इन मामलों में क्या होता है? जी देखिए, एक बात हमें समझनी होगी कि कोई भी कानून संसद जो बनाती है वो न्यायिक समीक्षा जो है, जिसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, उसके समीक्षा के अधीन होती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का संविधान ने जो जिम्मा सौंपा है, ये सौंपा है कि कोई भी कानून हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है कि मूल ढांचे को संविधान के आप नहीं बदल सकते। ऐसे में बहुत सारी याचिकाएं हैं, चाहे हम ट्रिपल तलाक से के बाद की बात करें, 370 का मामला भी आया था, वो भी कानून को वापस लिया था, संसद ने लिया था। CAA का कानून आया था, वो भी संसद ने पास किया था। इलेक्टोरल बॉन्ड था, वो भी इसी तरीके से आया था। और इसमें ये सब मामले सुप्रीम कोर्ट में रहे हैं। तो न्यायिक समीक्षा के बिल्कुल अधीन होता है कोई भी नया कानून। ऐसा नहीं है कि संसद ने कोई कानून पास कर दिया तो वो कानून जो है वो पूरी तरह से लागू रहेगा, उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। कानून, संविधान की कसौटी पर वो कानून खरा उतरता है या नहीं उतरता है, ये सिर्फ देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगी और कर सकती है। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती याचिकाकर्ताओं के सामने ये होगी कि वो जो अंतरिम रोक की मांग कर रहे हैं लागू होने पर, क्या वो सुप्रीम कोर्ट मानेगा। पॉलिसी डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है कि जो पॉलिसी डिसीजन जो होते हैं, नीतिगत फैसले, उनमें हम दखल नहीं देंगे क्योंकि ये सरकार का प्रेरोगेटिव है, विशेषाधिकार है। लेकिन इस मामले में कितना संतुष्ट सुप्रीम कोर्ट को ये लोग कर पाएंगे कि ये मामला संवैधानिक अधिकारों का है, मौलिक अधिकारों का है। बहुत शुक्रिया आपका आशीष, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी आपसे संपर्क में रहेंगे। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि वक्फ कानून पर आज ममता बनर्जी की अहम बैठक होने वाली है। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के साथ आज ममता मुलाकात करने वाली है। वक्फ कानून के विरोध में नई रणनीति पर चर्चा संभव है। ममता बनर्जी वक्फ कानून का विरोध कर चुकी हैं। संसद में भी टीएमसी ने वक्फ कानून का विरोध किया था। ममता ने कहा था इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। तो आज ये बेहद ही अहम बैठक मानी जा रही है। मुस्लिम प्रतिनिधियों के साथ ममता बनर्जी आज अहम बैठक करेंगी और इससे पहले भी आपको हम बता चुके हैं कि वक्फ कानून का ममता बनर्जी जो है विरोध कड़ा जता चुकी हैं। और आज भी एक ये अहम बैठक मुस्लिम प्रतिनिधि और ममता बनर्जी के बीच। तो एक तरफ ममता बनर्जी वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने जा रही हैं, दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद में लोग अभी भी उन लम्हों को नहीं भूले हैं जो उन्होंने हिंसा के दौरान झेले थे। और अब मुर्शिदाबाद हिंसा का NHRC ने संज्ञान ले लिया है। जांच के लिए मुर्शिदाबाद जाएगी NHRC की टीम। मुर्शिदाबाद की सीमा से सटे मालदा और बीरभूम जिलों के कुछ हिस्सों में इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया गया है। आशंका है कि इसका इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए और अफवाह फैलाने के लिए किया जा सकता है, जिससे कानून और व्यवस्था बिगड़ सकती है। आपको बता दें कि वक्फ कानून के विरोध प्रदर्शन में
विरोध प्रदर्शन इसके दौरान हुए थे और इस दौरान हिंसा हुई थी। मुर्शिदाबाद में 3 लोगों की मौत हुई थी। सैकड़ों लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर शरण लेनी पड़ी थी। वो अभी भी अपने घरों में जाने से डर रहे हैं क्योंकि उनके घरों को जला दिया गया, तोड़ दिया गया। वहां पर हिंसा का तांडव उन लोगों ने देखा था। घरों में घुसकर लोगों को मारा गया और उसके बावजूद अब जब कोशिश की जा रही कि लोगों को फिर से लाया जाए, लेकिन लोग जाने से डर रहे हैं। अब एनएचआरसी की टीम हालात का जायजा लेने के लिए वहां पर जा रही है। तो आपको बता दें कि इंटरनेट पर फिलहाल वहां पर रोक लगा दी गई है। इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि कुछ लोग इसका नाजायज इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल अफवाह फैलाने के लिए किया जा सकता है, गलत सूचनाएं देने के लिए किया जा सकता है, असामाजिक तत्वों को संगठित करने के लिए किया जा सकता है, इसके जरिए हिंसा को उकसाया जा सकता है। तमाम ऐसी वजह है जिनके कारण इंटरनेट को बंद वहां पर किया गया है। साथ ही आपको बता दें, मुर्शिदाबाद में हिंसा के जो लोग शिकार हुए, जिन्हें अपने घरों में ही डर लगने लगा, उन लोगों ने मालदा में शरणार्थी शिविरों में शरण ली। उनकी बेबसी और पीड़ा कैसी है, कैसे वो एक लाचार जिंदगी जी रहे हैं, इसको समझने के लिए देखिए मालदा के रेफ्यूजी कैंप से हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की हैं, जहां माँ, माटी और मानुष परंपरा में रचा बसा है। लेकिन मालदा के शरणार्थी शिविर की ये हृदय विदारक तस्वीरें बता रही हैं कि जब मानुष अमानुष बन जाता है तो कैसे माँ को अपनी माटी से दूर कहीं शरण लेनी पड़ती है। पंचमी मंडल वैसी ही एक माँ है जिनके पेट में 9 महीने का बच्चा पल रहा है। लेकिन मुर्शिदाबाद में वक्फ प्रेमियों की हिंसा का शिकार होकर इन्हें ऐसी स्थिति में घर छोड़कर भागना पड़ा। আমরা কি করব, যে বম ছাড়তে লাগলো তখন আমরা বম वाला পালাইলো। যখন हम क्या करते, जब बम फटे तो हम वहाँ से भागकर निकल गए। ভাত চাপাই থাকলো, আমরা পালিয়ে চলে এলাম। দৌড়ে এসছো একে নিয়ে? না দৌড়িনি, আমার ছেলেগুলো দৌড়েছে তো পড়েছে, হাতে লেগেছে, আমি আস্তে আস্তে হেঁটে এসেছি। और एक गर्भवती महिला के साथ आप कल्पना कीजिए कि किस तरह से पूरा परिवार एक जगह से दूसरी जगह आया है। और ये इनके शब्दों के जो तीर हैं वो सिर्फ कष्ट नहीं है, वो ऐसे घाव हैं जो शायद इस जिंदगी में तो भरने का नाम नहीं लेंगे। एक और माँ है सप्तमी मंडल। सप्तमी भी मुर्शिदाबाद में ही रहती थी, लेकिन वक्त पर जिन्होंने खूनी हिंसा का नंगा नाच खेला, उनके डर से ये भी अपने 6 दिन के बच्चे के साथ यहाँ रिफ्यूजी कैंप में पनाह लिए हुए हैं। पति कोलकाता में रोजी रोटी कमाते हैं, लेकिन यहाँ जिंदगी कैसी है अब बताने की जरूरत नहीं। नौको पार हुए बीएसएफ साहाଯ୍य और 5 मिनट होता नहीं बचते, बीएसएफ के लोग वहाँ आ गए थे। 5 मिनट देरी होले बाँचताम ना, बीएसएफ आसते मोरे जेते। जिस बंगाल की पहचान माँ से है, माँ दुर्गा की आराधना में नवरात्र में 9 दिनों तक लीन रहता है जो बंगाल, उस बंगाल में माताओं का ये हाल एक महिला मुख्यमंत्री के राज में हुआ है। बंगाल में मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, लेकिन उनकी पुलिस पर बंगाल की माँओं को आज रत्ती भर भरोसा नहीं है। वो शरणार्थी शिविर में एक बेबस जिंदगी जी रही हैं, फिर भी अपने घर जाने को तैयार नहीं, क्योंकि इन्हें डर है कि वहां वो वक्फ प्रेमियों की भेंट न चढ़ जाएं। इसलिए वो चाहती हैं कि पहले पैरामिलिट्री फोर्स आए, फिर वो वहां जाएंगी। जब तक संदेह है हम नहीं जाएंगे। आज तो सरकार बोल रही है, कल का नहीं मालूम। आज के कोर्ट से फिर कल के कोर्ट पारे। आज कसौटी पर ममता बनर्जी की सरकार पर लोगों का विश्वास कसता जा रहा है। अब उन्हें तय करना है कि इन महिलाओं की वेदना को अपनी संवेदना का हिस्सा बनाएंगी कि नहीं। मालदा में शरणार्थी शिविर से मनोज्ञा लोईवाल की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।